बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इकरामुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल माइंड्स हब। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कार्डिक बायोमार्कर्स के बारे में। कार्डिक बायोमार्कर्स को हम सिंपली कार्डिक मार्कर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर की जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट आर कार्डिक बायोमार्कर्स, कार्डिक बायोमार्कर्स क्या होते हैं, और इसके अलावा आइडियल कार्डिक बायोमार्कर्स की जो करैक्टरिस्टिक्स है, मतलब बेस्ट कार्डिक बायोमार्कर्स की कौन कौन सी खुसूसियात होती है। इसके अलावा हम ये डिस्कस करेंगे कि कार्डिक बायोमार्कर टेस्ट हम क्यों परफॉर्म करते हैं, और फाइनली कुछ कौन कौन से ऐसे टेस्ट है या बायोमार्कर्स टेस्ट है जो कि हार्ट के लिए हम वो टेस्ट परफॉर्म करते हैं। व्हाट आर कार्डिक बायोमार्कर्स। ठीक है, कार्डिक बायोमार्कर्स जो है ये कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स, एंजाइम्स या हार्मोन्स होते हैं जो कि नॉर्मली हार्ट के सेल्स में मौजूद होते हैं। जब हार्ट सेल्स डैमेज हो जाते हैं या हार्ट सेल्स की इंजरी हो जाती है, जिस तरह माइकार्डियल इन्फार्क्शन में हार्ट मसल्स की इंजरी हो जाती है या डैमेज हो जाते हैं, तो ये हार्मोन्स, एंजाइम या प्रोटीन्स हार्ट से ब्लड में आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर हम ब्लड से जो है ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हार्ट के मसल्स जो है डैमेज हुए हैं या नहीं, यानी किसी पेशेंट को माइकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है या नहीं, तो इसका अंदाज़ा हम इस टेस्ट से लगा सकते हैं। हमें पता है कि नॉर्मली हार्ट मसल को एनर्जी की और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की जो डिमांड है वो ब्लड के थ्रू होती है। लेकिन जब हार्ट के वेसल्स यानी कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाते हैं, जिस तरह एथेरोस्क्लेरोसिस में हार्ट के वेसल्स जो है ब्लॉक हो जाते हैं, या क्लॉट जो है हार्ट के मसल में आ जाता है, तो इसकी वजह से वो सप्लाई हार्ट मसल को नहीं होती, ब्लड की सप्लाई हार्ट मसल को नहीं होती। तो इस कोरोनरी आर्टरीज की ब्लॉकेज की वजह से हार्ट को न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं मिलते, तो वो सेल्स जो है डैमेज हो जाते हैं और वो प्रोटीन्स, एंजाइम्स और हार्मोन्स जो है वो ब्लड में आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो कार्डिक बायोमार्कर्स टेस्ट पर हम परफॉर्म करते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए या हमें इस बात का पता चल जाए कि किसी पेशेंट को माइकार्डियल इन्फेक्शन जो है यानी हार्ट अटैक आया था या नहीं, तो इसका अंदाज़ा हमें इस टेस्ट से लगा सकते हैं। इसके बाद है कि कौन कौन सी ऐसी खुसूसियात है जो कि आइडियल कार्डिक बायोमार्कर्स में होनी चाहिए। मतलब हम आइडियल यानी बेस्ट कार्डिक बायोमार्कर जिससे हमें दिल की जो कंडीशन है यानी हार्ट की जो कंडीशन है उसका बेस्ट अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बायोमार्कर की कौन कौन सी ऐसी खुसूसियात है जो कि हमें हार्ट कंडीशन के बारे में बेस्ट आइडिया या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो सबसे पहली खुसूसियत आइडियल बायोमार्कर की है कि वो कार्डिक बायोमार्कर जो है ये स्पेसिफिक होना चाहिए। कार्डिक स्पेसिफिक यानी ये प्रोटीन या एंजाइम या हार्मोन जो भी है ये सिर्फ हार्ट के मसल में मौजूद हो और बॉडी के आर्गन्स या सेल्स में मौजूद ना हो। तो सबसे पहली खुसूसियत ये है कि ये कार्डिक स्पेसिफिक हो और सेंसिटिव हो। सेंसिटिव का मतलब ये है कि जैसे ही हार्ट के सेल डैमेज होना स्टार्ट हो जाए तो अर्ली फेजेस में, मतलब जल्दी ही अंदाज़ा उससे लगा सकते हैं कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया था या पेशेंट को हार्ट फेलियर है। तो ये खुसूसियत होनी चाहिए, कार्डिक स्पेसिफिक हो और सेंसिटिव हो। इसके बाद है इजी टू मेजर, यानी आसानी से जो है हम इसको मेजर कर सकते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी जो है आइडियल कार्डिक मार्कर्स की ये है कि नॉर्मल कंडीशन में ये ब्लड में कम अमाउंट में मौजूद हो और या एब्सेंट हो। फोर्थ इज़ नॉट एक्सपेंसिव, यानी आइडियल कार्डिक मार्कर जो है ये टेस्ट परफॉर्म करना एक्सपेंसिव ना हो। इसके अलावा जो लास्ट और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आइडियल कार्डिक मार्कर्स की है कि मतलब माइकार्डियल इन्फेक्शन या माइकार्डियल इंजरी के बाद हार्ट सेल्स जब डैमेज हो जाते हैं तो उसके बाद रिपीटली ये ब्लड में आना स्टार्ट हो जाए, ताकि हमें जल्दी ही पता चल जाए हार्ट की कंडीशन के बारे में। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है या करैक्टरिस्टिक्स है आइडियल कार्डिक मार्कर्स की। इसके बाद है कि कार्डिक बायोमार्कर टेस्ट हम कौन कौन से कंडीशन में परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले अगर किसी पेशेंट को चेस्ट पेन है तो चेस्ट पेन की डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं।
कार्डिक रीजन यानी हार्ट से रिलेटेड इशू की वजह से भी चेस्ट में पेन होता है, छाती में पेन होता है, और नॉन कार्डिक इश्यूज भी है। तो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मतलब ये चेस्ट पेन कहीं कार्डिक कंडीशन या कार्डिक मसले की वजह से तो नहीं है, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम की वजह से चेस्ट पेन पेशेंट को तो नहीं हो रहा, तो इस कंडीशन में हम ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम को डायग्नोस करने के लिए, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम आप लोगों को पता है, इसमें जो है अनस्टेबल एंजाइना और माइकार्डियल इन्फेक्शन, ये दोनों कंडीशन जो है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में आते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को ये कंडीशंस हैं तो उसका भी अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर हार्ट फेलियर का पेशेंट है तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी हम ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। और या जो है पोस्ट कोरोनरी इंटरवेंशंस है, यानी सर्जरी के बाद हम ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, कार्डिक बायोमार्कर्स टेस्ट, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने के लिए कि सर्जरी की वजह से हार्ट के मसल डैमेज तो नहीं हुए या इम्प्रूवमेंट आ रही है या नहीं। इसके अलावा ट्रीटमेंट प्रोग्नोसिस के लिए भी हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो कॉमनली यूज्ड कार्डिक बायोमार्कर्स जो है, मतलब कॉमनली जो यूज़ होते हैं कार्डिक बायोमार्कर्स, दे आर, सबसे पहले ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी, क्रिएटिन काइनेज या क्रिएटिन फास्फोकाइनेज भी इसको बोलते हैं, सीके, मायोग्लोबिन, इसके अलावा बीएनपी एंड एंटी प्रो बीएनपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन या सीआरपी भी इसको बोलते हैं, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एलडीएच, और इसके अलावा एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज या एएसटी। तो सबसे पहले जो है कार्डिक बायोमार्कर्स में ट्रोपोनिन जो है ये एक प्रोटीन है, हार्ट और स्केलेटल मसल्स में ये मौजूद होता है, ठीक है। इन ट्रोपोनिन के 3 टाइप्स है। सबसे पहले ट्रोपोनिन सी, ये कार्डिक और स्केलेटल मसल्स दोनों में मौजूद होता है। ट्रोपोनिन टी जो है ये कार्डिक मसल्स में मौजूद होता है, और इसके अलावा ट्रोपोनिन आई ये भी सिर्फ कार्डिक सेल्स में मौजूद होते हैं, यानी ये ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी जो है ये सिर्फ कार्डिक स्पेसिफिक है, तो इसीलिए इसको कार्डिक ट्रोपोनिन आई या कार्डिक ट्रोपोनिन टी भी बोलते हैं। ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी जो है हाईली स्पेसिफिक और हाईली सेंसिटिव है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ हार्ट के मसल्स में पाए जाते हैं, बॉडी के किसी और आर्गन या टिश्यू में ये प्रोटीन्स नहीं पाए जाते, तो इसलिए इसको कहते हैं कि ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी जो है कार्डिक स्पेसिफिक भी है और सेंसिटिव भी है, तो ये गुड मार्कर्स हैं। इसके अलावा ट्रोपोनिन आई जो है वो बेस्ट मार्कर है, मोर स्पेसिफिक है। अगर इन दोनों का ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी का कंपैरिजन किया जाए तो ट्रोपोनिन आई जो है ये मोर स्पेसिफिक है, ठीक है। मतलब हमें जो है इससे हम कार्डिक मसल्स के डैमेज का अंदाज़ा ट्रोपोनिन आई से बेस्ट लगा सकते हैं। इसकी अगर टाइम सीक्वेंस की बात की जाए तो हार्ट टिश्यू डैमेज होने के बाद 2 से 4 घंटे में ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी जो है ब्लड में आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मतलब ये है कि अगर किसी पेशेंट को माइकार्डियल इन्फेक्शन यानी हार्ट अटैक हुआ था तो ये ट्रोपोनिन आई और टी जो है 2 से 4 घंटे के अंदर अंदर ब्लड में आना स्टार्ट हो जाता है। इसकी लेवल पीक होती है 12 से लेके 24 आवर्स में, और तकरीबन ये जो है 10 दिन तक ब्लड, ये जो है स्पेसिफिक मार्कर है, यानी सिर्फ हार्ट सेल्स में मौजूद होता है, और इसका लेवल जो है रैपिडली राइज होता है, यानी जैसे ही मसल्स डैमेज हो जाते हैं, कार्डिक मसल डैमेज होते हैं माइकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से या कोई और रीजंस की वजह से, तो विद इन 2 to 4 आवर्स ये जो है ब्लड में राइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा ये लेट मार्कर्स हैं। लेट मार्कर्स का मतलब ये है कि ये ज़्यादा दिन तक ब्लड में मौजूद रहता है, तकरीबन 10 दिन तक ये ब्लड में मौजूद रहता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज है, ट्रोपोनिन आई की नॉर्मल रेंज 0 से लेके 0.04 नैनोग्राम पर ml है, और ट्रोपोनिन टी की जो है 0 से लेके 0.01 नैनोग्राम पर ml है। इसके बाद है कार्डिक बायोमार्कर में सेकंड बायोमार्कर जो है CK-MB, ठीक है। CK को हम क्रिएटिन काइनेज या क्रिएटिन फास्फोकाइनेज भी कहते हैं। तो क्रिएटिन काइनेज जो है ये एक एंजाइम है
हार्ट मसल्स में, स्केलेटल मसल में और ब्रेन में ये पाए जाते हैं। इसके 3 आइसो एंजाइम्स हैं, यानी 3 टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप जो है CKMM है, स्केलेटल मसल्स में पाया जाता है। दूसरा CKMB हार्ट मसल्स में पाया जाता है। और थर्ड टाइप जो है CKBB है, जो कि ब्रेन और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में पाया जाता है। क्रिएटिन फास्फोकाइनेज का जो नॉर्मल फंक्शन है, मसल कंट्रैक्शन के दौरान ये मसल सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा CKMB हम माइकार्डियल इन्फार्क्शन यानी हार्ट अटैक की डायग्नोसिस के लिए हम CKMB टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक गुड मार्कर है, बायोमार्कर्स भी इसको बोलते हैं। इसका जो टाइम सीक्वेंस है, तो हार्ट सेल्स के डैमेज होने के विद इन 2 to 4 आवर्स, यानी जब हार्ट सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो विद इन 2 to 4 आवर्स CKMB ब्लड में आना स्टार्ट हो जाता है। सेल्स डैमेज होने के बाद ये ब्लड में आना स्टार्ट हो जाता है और इसका पीक लेवल जो है मतलब इसकी जो हाई वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, ये 6 to 10 आवर्स में इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है और तकरीबन 3 दिन ये ब्लड में रहता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये कार्डिक स्पेसिफिक हैं और अर्ली राइज होता है, यानी जैसे ही हार्ट सेल्स डैमेज होते हैं विद इन 2 to 4 आवर्स ये राइज होना या ब्लड में आना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं अर्ली फेजेस में कि मतलब हार्ट सेल्स डैमेज होना स्टार्ट हो गए हैं। इसके अलावा जो है अर्ली डायग्नोसिस के लिए हम ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। नॉर्मल रेंज CKMB की लेस देन 5.0 नैनोग्राम पर ml है। इसके बाद मायोग्लोबिन जो है ये एक प्रोटीन है, स्केलेटल मसल और कार्डिक मसल में पाया जाता है और इसका जो मेन फंक्शन है ये ऑक्सीजन को स्टोर करता है और मसल्स कंट्रैक्शन के दौरान ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन भी करता है। मायोग्लोबिन का ये नॉर्मल फंक्शन है। हार्ट मसल्स के डैमेज होने या इंजरी के बाद जो है ये रैपिडली राइज होता है मायोग्लोबिन ब्लड में। सेंसिटिव मार्कर है, यानी जल्दी ही आप डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसकी जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये नॉन स्पेसिफिक है। इसका मतलब ये है कि ये हार्ट के अलावा और भी ऑर्गन्स में ये मौजूद होते हैं, ठीक है। और इसका नॉर्मल रेंज है 25 से लेके 72 नैनोग्राम पर ml और इसका टाइम सीक्वेंस यानी हार्ट सेल्स के डैमेज होने के बाद विद इन 1 to 2 आवर्स मायोग्लोबिन ब्लड में आना स्टार्ट हो जाता है। इसका पीक लेवल 4 से लेके 12 आवर्स तक इसका पीक लेवल होता है और तकरीबन 24 घंटे तक ये ब्लड में रहता है। इसके बाद है एंटी प्रो BNP, इसको एन टर्मिनल प्रो बी टाइप नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड भी बोलते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म इसका ये है। ये कार्डिक मसल्स में मोस्ट कॉमनली लेफ्ट वेंट्रिकल यानी दिल का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें उसके सेल्स में एंटी प्रो BNP की सिंथेसिस होती है। जब भी हार्ट में खिंचाव आता है तो इसकी वजह से इसकी सिंथेसिस या हार्ट मसल से ये रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। नॉर्मली हमारे हार्ट में जो ब्लड आता है तो वो पंप की वजह से, हार्ट की पंपिंग की वजह से वो ब्लड बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन हार्ट फेलियर में क्या होता है कि पेशेंट का हार्ट सही तरह से ब्लड को पंप नहीं कर सकता, तो इसकी वजह से खून का प्रेशर दिल में बढ़ता है और खून और दिल जो है सही तरह से ब्लड को पंप नहीं कर सकता, तो ज़्यादा ब्लड जो है हार्ट में एकमुलेट हो जाता है और इसकी वजह से हार्ट मसल में खिंचाव आता है। तो इस खिंचाव की वजह से एंटी प्रो BNP जो है वो ब्लड में आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो मार्कर हैं एंटी प्रो BNP ये हम हार्ट फेलियर के लिए यूज़ करते हैं। तो हार्ट फेलियर में पेशेंट का हार्ट जो है सही तरह से ब्लड को पंप नहीं कर सकता, तो ज़्यादा ब्लड एकमुलेट होने की वजह से ये प्रोटीन जो है या हार्मोन जो है ब्लड में आना स्टार्ट हो जाता है। इसका नॉर्मल रेंज अगर पेशेंट का एज लेस देन 74 ईयर्स है तो इसका लेवल लेस देन 125 पिकोग्राम पर ml होना चाहिए और अगर एज 75 से ज़्यादा है तो इसका नॉर्मल रेंज फिर लेस देन 450 पिकोग्राम पर ml है।
इसके बाद है सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन ये एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर है। जिन लोगों में हाई रिस्क होता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का, तो उन लोगों में सीआरपी की लेवल यानी सीआरपी की लेवल हाई होती है। सीआरपी जो है ये एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, लिवर में इसकी सिंथेसिस होती है। और इसके अलावा जो है रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ यानी हार्ट डिजीज़ का रिस्क मालूम करने के लिए ये टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है LDH, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज या LDH। ये फर्स्ट बायोमार्कर था हार्ट अटैक की डायग्नोसिस के लिए। जब और बायोमार्कर्स जो है आइडेंटिफाई नहीं हुए थे, तो सबसे पहला जो कार्डिक बायोमार्कर्स था वो LDH था। सही है। इसके बाद ये जो है मतलब ज़्यादा टाइम लगता है रिलीज़ होने में, तो ये जो है लेस सेंसिटिव है यानी गुड मार्कर नहीं है। इसके अलावा इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जो है इसमें हमने पेशेंट से ब्लड सैंपल लेना होता है और उस पर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करते हैं। तो उसके बाद मतलब ये लेंथी प्रोसेस है, एक्सपेंसिव भी है। LDH के 5 डिफरेंट टाइप्स है, LDH 1, 2, 3, 4 एंड 5। LDH 1 जो है ये हार्ट में मौजूद होता है और LDH 2 जो है RBCs में मौजूद होते हैं। तो नॉर्मली LDH 2 का लेवल नॉर्मल इंडिविजुअल में LDH 2 का लेवल LDH 1 से ज़्यादा होता है और हार्ट अटैक पेशेंट में LDH 1 का लेवल LDH 2 से ज़्यादा हो जाता है। तो क्योंकि LDH 1 जो है ये कार्डिक स्पेसिफिक है। LDH अगर जनरली बात की जाए तो ये हार्ट, लिवर, किडनी, स्केलेटल मसल और RBCs में पाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि LDH नॉन स्पेसिफिक भी है, लेस सेंसिटिव भी है, यानी बहुत सारे ऑर्गन्स में ये मौजूद होता है। इसका जो नॉर्मल रेंज है 105 से लेके 333 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर है। हार्ट सेल्स डैमेज होने के 12 से 24 घंटे बाद ही ब्लड में आना स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब ये है कि ये लेट राइज होता है। हार्ट डैमेज होने के बाद ये लेट राइज होता है। पीक लेवल जो है इसका 1 to 2 डेज़ में होता है और तकरीबन 3 से 5 दिन ये ब्लड में रहता है। फाइनली जो है कार्डिक बायोमार्कर्स में AST है, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज या इसको SGOT भी बोलते हैं। ये लिवर, हार्ट, स्केलेटल मसल्स और किडनीज़ ये इसमें पाया जाता है। इसका जो नॉर्मल फंक्शन है अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है। ये टेस्ट AST हम लिवर फंक्शन असेसमेंट के लिए, हार्ट मसल डैमेज के लिए और स्केलेटल मसल इंजरी के लिए ये टेस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि AST जो है ये भी नॉन स्पेसिफिक है, डिफरेंट ऑर्गन्स में मौजूद है बॉडी में। हार्ट अटैक के बाद ये ब्लड में राइज होना स्टार्ट हो जाता है और इसके अलावा अगर पेशेंट को लिवर डिजीज़ है या स्केलेटल मसल इंजरी है तो इन कंडीशंस में भी AST रेज होता है। नॉर्मल रेंज AST का 8 से लेके 40 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर है और इसका जो टाइम सीक्वेंस है हार्ट सेल्स डैमेज होने के 6 से 8 घंटे बाद ये ब्लड में आना स्टार्ट हो जाता है। और इसके अलावा अगर लिवर डैमेज भी है तो यही टाइम लेगा। लिवर डैमेज में भी विद इन 6 to 8 आवर्स ये ब्लड में आना स्टार्ट हो जाता है। इसका पीक लेवल 24 से लेके 48 आवर्स है और तकरीबन 4 से 6 दिन ये ब्लड में रहता है। So this was all about cardiac biomarkers and I hope I have been able to clarify all your questions related to cardiac biomarkers. इसके अलावा भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है cardiac biomarker से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। And finally, if you do not have subscribed to my YouTube channel, please do subscribe to my YouTube channel and press the bell icon for the upcoming videos. Thank you so much for watching. Stay blessed. Allah Hafiz.